भारत शायद इकलौता देश होगा जिसने एक पूरा शहर बसा दिया है कोचिंग के नाम पर। वहां और कुछ नहीं होता, यही होता है, कोचिंग कोचिंग कोचिंग। और हम जानते हैं कि आए दिन वहां आत्महत्याएं होती रहती हैं। मैंने आईआईटीज़ में देखा है कि स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए जाते हैं और आईआईटी भी काफ़ी पैसे स्पेंड कर रहे हैं काउंसलिंग सर्विसेज के लिए। मतलब स्टूडेंट को कैसे अप्रोच करना चाहिए जब उनको मेंटल स्ट्रेस होता है? यहाँ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी लोग करते नहीं, उनसे करवाई जाती है। भीतर आम आदमी के आज भी घोर दहशत बैठी हुई है कि मेरा क्या होगा, कहीं मैं बेरोजगार तो नहीं मरूंगा, भूखा तो नहीं मरूंगा। हमें अगर किसी ने बता दिया कि आईआईटी आकर के आपका बच्चा अब बेरोजगार नहीं मरेगा, तो हम उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे कि घुसेड़ो इसको आईआईटी में। अगर यहाँ घुस गया आपका लड़का तो नौकरी नहीं पक्की है, बढ़िया वाली कंपनी में नौकरी लगेगी, और ये भी हो सकता है कि विदेशी किसी यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला मिल जाए आईआईटी के नाम से। जानबूझ के लड़का बोल रहा हूँ, लड़की नहीं भेजते थे। बहुत भारी बूट के तले रौंदा गया ये राष्ट्र, और वही भूख, वही हार, वही चोट, और उसकी पीड़ा से अभी भी उबर नहीं पा रहा। नमस्ते आचार्य जी। आई एम ए सेकेंड ईयर पीएचडी स्टूडेंट हेयर। मैंने आईआईटीज़ में देखा है कि स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए जाते हैं और आईआईटी भी काफ़ी पैसे स्पेंड कर रहे हैं काउंसलिंग सर्विसेज के लिए। और स्टूडेंट को शॉर्ट टर्म में रिलीफ भी मिलता है, उनका मेंटल शॉर्ट टर्म में रिलीफ, हाँ, मेंटल स्ट्रेस कम होता है। बट माई क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द लाइक हाउ शुड मतलब स्टूडेंट को कैसे अप्रोच करना चाहिए जब उनको मेंटल स्ट्रेस होता है, एंड इंस्टीट्यूट किस वे से लाइक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो पूरा सवाल है ना, बैठिए, उसमें स्टूडेंट शब्द आया 3 बार 4 बार आया। स्टूडेंट है, स्टूडेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत है, स्टूडेंट जाता है, ऐसा वैसा, ये सब। इससे हमें ये भ्रम हो जाता है कि समस्या स्टूडेंट में स्थित है, कि 10 स्टूडेंट हैं, उसमें से 1 या 2 को ही इतना स्ट्रेस हो रहा है कि उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये जो 1-2 हैं यही अपवाद हैं, तो दोष इन्हीं में होगा। नहीं, ऐसा है नहीं शायद। और आप जैसा कह रही हैं, स्टूडेंट पर ही ध्यान दोगे तो रिलीफ तो दे पाओगे, आपने रिलीफ कहा था। स्टूडेंट पर ध्यान दोगे तो रिलीफ तो दे पाओगे, समाधान नहीं दे पाओगे, क्योंकि समस्या सचमुच उस स्टूडेंट के अंदर नहीं है जो मेन गेट से प्रवेश करता है किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेकर के, उसमें नहीं है। हम ऐसा प्रदर्शित करना चाहते हैं जैसे कि जिस दिन वो यहाँ आया बीटेक या किसी भी अन्य प्रोग्राम में, उस दिन समस्या शुरू होती है, क्योंकि स्टूडेंट तो उसी दिन बनता है ना जिस दिन कैंपस में आ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 व्यवस्थाएं हैं, 2 व्यवस्थाएं हैं, और स्टूडेंट उन दोनों व्यवस्थाओं का उत्पाद भी है, शिकार भी है। एक व्यवस्था है कैंपस गेट से बाहर वाली, और एक व्यवस्था है कैंपस के अंदर वाली। स्टूडेंट का वास्ता उन दोनों से है, और ये दोनों व्यवस्थाएं आपस में प्रतिक्रिया करके स्टूडेंट को पैदा कर रही हैं।
ये दोनों ना हो तो आप जिसको स्टूडेंट कहते हैं ना, उस तरह की कोई चीज़ होगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टूडेंट का शरीर पैदा करती हैं, पर भीतर से जो स्टूडेंट है, मानसिक रूप से जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं, वो पैदा होता है बाहरी व्यवस्था और भीतरी व्यवस्था के डायलेक्टिकल एंगेजमेंट से। कुछ बाहर वाली व्यवस्था है, कुछ भीतर वाली व्यवस्था है, ये दोनों आपस में रगड़ा रगड़ी करते हैं, तो उससे वो चीज़ तैयार होती है जिसको हम कहते हैं द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। द माइंड ऑफ द स्टूडेंट कैसे तैयार होता है? तो हम बड़ी गरीबी से गुजरे पिछले 200-250 सालों में, ठीक है। उच्च वर्गीय होना तो छोड़िए, मध्यम वर्गीय होना भी हमारे लिए सपना हो गया। अब जाकर के भारत में एक बड़ी मिडिल क्लास खड़ी हुई है। नहीं तो मिडिल क्लास भी बड़ी छोटी हुआ करती थी आज से 30-40 साल पहले। तो कुल मिलाकर के जिंदगी में यही बहुत बड़ी बात हो गई कि किसी तरह से खाना पीना, रोटी कपड़ा चलता रहे। ये भी हम कैंपस के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कैंपस के बाहर की बात कर रहे हैं। गरीब है देश, बहुत गरीब है देश, और उसमें स्वतंत्रता के ठीक बाद सरकार तय करती है, विशेषकर उस समय प्रधानमंत्री हैं नेहरू, कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षा के संस्थान खड़े करने हैं। इनको मंदिर कहा करते थे, मंदिर। अब ये जो आपने संस्थान खड़े कर दिए, ये द्वीप हैं, ये आइलैंड्स हैं। किस चीज के? क्वालिटी के। और द्वार हैं किस चीज के? प्रॉस्पेरिटी के। क्वालिटी के द्वीप हैं, छोटे 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 छोटे, और प्रॉस्पेरिटी के द्वार हैं। वरना देश में कहीं भी कहाँ कुछ बहुत उच्च गुणवत्ता का है? कुछ भी नहीं। हमारी कोई भी व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें हाई क्लास, हाई क्वालिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कुछ नहीं ऐसा। अब पूरा भारत कैसे देखेगा इन द्वीपों को? दो भाव रहेंगे, पहला विस्मय और दूसरा लोभ। विस्मय किस बात का? ऐसी टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है जो पूरे देश में क्या, पूरे एशिया में कहीं नहीं है। जब शुरुआती दौर था आईआईटीज का, तो एशिया में इनके जैसे कोई संस्थान नहीं थे। अब तो चीन, जापान, कोरिया है, सिंगापुर भी है, पर उस समय पर वो भी पिछड़े हुए थे, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली लगभग तभी वो सब भी आज़ाद हुए थे। और उच्च शिक्षा पर भारत ने जितना महत्व दिया उतना उन देशों ने नहीं दिया, और प्राथमिक शिक्षा पर जितना महत्व उनने दिया भारत ने जरा भी नहीं दिया। ये दो अलग अलग दिशाएं थीं। भारत ने कहा कि हमें हेवी मशीनरी वाली इंडस्ट्रीज चाहिए, और उन हेवी मशीन्स को डिजाइन और ऑपरेट करने वाले इंजीनियर और मैनेजर चाहिए। तो भारत ने जो इनिशियल इंडस्ट्री लगाई वो हेवी मशीन्स की थी। बड़े बड़े बांध बनाए, बड़ी पीएसयूज बनाई, और उन पीएसयूज को क्वालिफाइड पर्सनेल मिल सकें इसके लिए आईआईटी बनाया, आईएससी बनाया, आईआईएम बनाया, और भी कई संस्थान हैं जो उसी समय लगभग बनाए गए। वो विजन था। विजन तो ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया नहीं गया। देश 99.9% बदहाल का बदहाल रहा। देखिए, आप आज के स्टूडेंट की बात कर रहे हो, कहानी कितनी पीछे से शुरू हो रही है। उतना पीछे नहीं जाएंगे तो आज की समस्या भी नहीं सुलझा पाएंगे।
तो जो बाहर के लोग हैं वो जब एक आईआईटी की तरफ देख रहे हैं, और तब इतनी आईआईटी नहीं होती थी, आज 23 आईआईटीज हैं, शुरुआती दौर में पहले 2, फिर 4, फिर 5, बस इतना ही था। अभी 30 साल पहले तक भी इतना ही था, 4-5 आईआईटीज बस। वो देख रहे हैं तो एक तो विस्मय हो रहा है कि बाप रे बाप, ये हाई क्वालिटी, जहां कुछ भी हाई क्वालिटी नहीं है, रेलवे रिजर्वेशन तक नहीं होता जहां, वहां कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जा रहा है उसी देश में, जहां पर एक ही काम कागज कलम घिस करके और कतार लगा करके होता है, वहां सिस्टम्स पढ़ाए जा रहे हैं। बाप रे बाप। तो ये तो विस्मय की बात हो गई। और विस्मय से ज्यादा बड़ा क्या था? लालच। क्योंकि एक्सीलेंस के आइलैंड्स थे और प्रॉस्पेरिटी की एंट्रेंस थे। अगर यहां घुस गया आपका लड़का, जानबूझ के लड़का बोल रहा हूं, लड़की नहीं भेजते थे, अगर यहां पर घुस गया आपका लड़का तो नौकरी नहीं पक्की है, बढ़िया वाली कंपनी में नौकरी लगेगी, और यह भी हो सकता है कि विदेशी नौकरी लग जाए या कि विदेशी किसी यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला मिल जाए आईआईटी के नाम से। इस पूरे में कहीं आपको ज्ञान या प्रेम सुनाई दे रहा है? कुछ भी सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? इसमें आपको नेशनल प्राइड दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको ग्रीड दिखाई दे रही होगी, इसमें आपको ऑ दिखाई दे रही होगी, विस्मय, चकित हो जाना, ये सब दिखाई दे रहा होगा। इसमें कहीं भी ज्ञान के प्रति प्रेम जैसा तो कुछ नहीं है ना, नहीं है ना। ये वो बाहरी व्यवस्था है जो कैंपस के भीतर उसको भेजती है जिसको आप कह रहे हैं द स्ट्रेस्ड आउट स्टूडेंट। कल आईआईटी पटना में था, वहां पर नहीं, उससे पहले जो पटना में जो खुला सत्र हुआ, ओपन सेशन, उसमें किसी ने सवाल पूछा, और वो भी शायद आईआईटीएन ही थे, बिहार के कोचिंग माफिया के बारे में। बोले यहां एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी लोग करते नहीं, उनसे करवाई जाती है, ये बाहरी व्यवस्था है। स्टूडेंट से एंट्रेंस की तैयारी करवाई जा रही है, तू कर। उसके माँ बाप द्वारा, जिसको वो कोचिंग माफिया बोल रहे थे उसके द्वारा। और कोचिंग माफिया कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई की तैयारी में ही है। जिन्होंने सवाल पूछा वो बोले चाहे जेई की तैयारी हो, यूपीएससी की तैयारी हो, वो माफिया ही है। न भीतर का कुछ पता है कि मैं कौन हूं, मुझे चाहिए क्या, और न ही ज्ञान से कोई प्रेम है कि मुझे सचमुच मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, केमिकल कुछ बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं ऐसा, एक दबाव है बस। और वो दबाव ऐतिहासिक है, 250 साल की गरीबी और गुलामी से आ रहा है। और ऐसी गरीबी कि अभी 100 साल भी नहीं बीते, दुनिया के सबसे बड़े अकालों में से एक से हम गुजर चुके हैं, अभी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और वो कोई अकेला नहीं था, हर दूसरे तीसरे साल हिंदुस्तान में अकाल पड़ रहे थे कहीं ना कहीं, और बड़े बड़े अकाल भी। दुर्भिक्ष समझते हो कि भिक्षा मिलनी भी मुश्किल हो जाए, खाना कमाना तो छोड़ दो, भीख भी नहीं देगा कोई, ऐसा अकाल। ये हमारी हालत थी। हमारी हालत ऐसी थी कि पूरा हिंदुस्तान सिर्फ मानसिक तौर पर नहीं, शारीरिक तौर पर भी स्टंटेड हो गया। आज जो हम कहते हैं ना कि हिंदुस्तानी ऐसे छोटे छोटे होते हैं और तगड़े नहीं होते और स्पोर्ट्स में कॉम्पीट नहीं कर पाते, उसकी बहुत बड़ी वजह 250 साल की गुलामी भी है। हमारा मन ही नहीं टूटा था, हमारा शरीर भी टूट गया था। ये जो हमारी शारीरिक कमजोरी है ये काफी हद तक आनुवांशिक है, नहीं तो जो हमारा डीएनए है वही डीएनए इधर आपको मिलेगा, सेंट्रल एशिया में मिलेगा, उसी से मिलता जुलता यूरोप में मिलेगा, ईरान की तरफ मिलेगा, और लंबे चौड़े तगड़े। हम इतने टूटे हुए लोग हैं क्योंकि हमारा वर्तमान मुक्त नहीं है,
वो अतीत से आ रहा है, इसीलिए वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना पड़ेगा। भीतर आम आदमी के आज भी घोर दहशत बैठी हुई है, घोर दहशत कि मेरा क्या होगा, कहीं मैं बेरोजगार तो नहीं मरूंगा, भूखा तो नहीं मरूंगा। और ये दहशत वो अपने बच्चों को भी पिला देता है। खेल कूद रहा होगा बच्चा तो तुरंत उसको हो जाएगा, ये जो तो ऐसे खेल कूद रहा है ना, भूखा मरेगा, भूखा। सुना है ये? सुना है? ये वो व्यवस्था है जो इंस्टीट्यूट के मेन गेट के बाहर की है। अभी इंस्टीट्यूट तो शुरू भी नहीं हुआ। इस तरीके से वो जो बाहर वाला लड़का या लड़की है वो इंस्टीट्यूट में प्रवेश करता है। हमारी बदहाली ऐसी थी कि खाने की साधारण चीजें भी बस गिरे चुने 1-2-5% लोगों को नसीब होती थी। उत्तर भारत में, विशेषकर उत्तर पूर्व की तरफ आप चले जाओ तो ये एक साधारण मुहावरा है कि खाने की कोई चीज जब अच्छी होती है ना तो उसको बोलते हैं कि बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। उदाहरण के लिए बघेली में कोई खाना अगर स्वादिष्ट होगा तो कहेंगे बहुत मीठ लागत है। अब वो नमकीन व्यंजन भी हो सकता है, पर अगर वो स्वादिष्ट है, अच्छा है, तो उसको कहेंगे बहुत मीठ लागत है। क्यों? क्योंकि शक्कर तो छोड़ दो, गुड़ भी नसीब नहीं होता था। तो मिठास पर्याय बन गई, सिनोनिम बन गई डिजायर फुलफिलमेंट का। ये जो हम मीठे शब्द को इतना वजन देते हैं ना, अब नहीं देते, अब तो ठीक है। अब ये एक मेट्रोपॉलिटन कॉन्टेक्स्ट है हम जिसमें बात कर रहे हैं, इसमें ये बात शायद आपको समझ में भी ना आए। पर आप थोड़ा अगर गांव देहात की तरफ जाएंगे तो आप आज भी वही मुहावरा पाएंगे। ये हमारी स्थिति रही है, हम इतनी दुर्दशा से गुजरे हैं। और वो एक अलग कहानी है कि उतनी दुर्दशा में हम पड़े क्यों। उसका कारण मैं सीधे सीधे लोक धर्म को मानता हूं। साफ दिखाई देता है कि भारत की जो दुर्दशा हुई है उसका सीधा सीधा जिम्मेदार लोक धर्म है। और वो लोक धर्म आज भी भूत की तरह चिपका हुआ है, हट नहीं रहा ठीक से। खैर वो अलग कहानी है। जा पढ़ाई कर, जा पढ़ाई कर। भारत शायद इकलौता देश होगा जिसने एक पूरा शहर बसा दिया है कोचिंग के नाम पर। जानते हैं कौन सा शहर? वहां और कुछ नहीं होता, यही होता है, कोचिंग कोचिंग कोचिंग। और हम जानते हैं कि आए दिन वहां आत्महत्याएं होती रहती हैं। आपने स्ट्रेस का नाम लिया, जोड़ के देख लीजिए, क्या स्ट्रेस इस कैंपस में आने के बाद शुरू हो रहा है? अगर कैंपस में आने से स्ट्रेस हो रहा है तो उस शहर में इतनी आत्महत्याएं क्यों होती हैं? डरे हुए माँ बाप, जिन्होंने अपने डरे हुए माँ बाप देखे हैं, क्योंकि उन्होंने भूख ही नहीं भूखमरी देखी है। जो पेट पर कपड़ा बांधकर सोए हैं ताकि किसी कदर नींद आ जाए। हम वहां से आ रहे हैं और ये बहुत पीछे की नहीं है, 3-4 पीढ़ी पीछे की बात है। अच्छा, आप सब यहां बैठे हुए हो दिल्ली में, बहुत सारे आप IITian भी हो, बाकी लोग भी बहुत सारे दिल्ली के ही रहने वाले होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो 3-4 पीढ़ी पहले ही गांव में रहते थे? 3-4 पीढ़ियां पीछे जो गांव से आ रहे हैं, ये लोग सब के, ये हम हैं, ये हम हैं। हमें उस ग्रामीण भूखमरी से निकले बहुत समय अभी नहीं हुआ है। हम वहां से बाहर निकल आए हैं, लेकिन वो भूख हमसे बाहर नहीं निकली है। हम आज भी भूखे हैं और हम आज भी डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने तो 200-250 साल की गरीबी दी। उस गरीबी से भी कहीं पुरानी हमारी गुलामी है। तो भूख अगर हमारी 200 साल पुरानी है तो डर हमारा 1000 साल पुराना है। भारतीय आम मध्यम वर्गीय भारतीय भूखा भी है और डरा हुआ भी है। और ये डर वो सीधे सीधे अपने बच्चों को विरासत में दे देता है। और बच्चा न भी डर रहा हो तो उसको पकड़ के डराता है। बच्चा नहीं डर रहा हो तो मां डर जाती है कि अगर ये डरेगा नहीं तो जिएगा कैसे। तू डरना सीख, तू दबना सीख।
तू वही सब कुछ करना सीख जो हर कोई और करता है। हाइडेगर वापस आ गए ना, आ गए ना। 10 मैन जो सब लोग करते हैं, वो जो हिंदी में मुहावरा चलता है कि वो काम करो जो 4 लोग करते हैं, तो हिंदी में हम बोल देते हैं कि भैया 4 लोगों को देख के काम करा जाता है। हाइडेगर ने उसको कहा था कि दैट वन फेसलेस एनोनिमस मैन, जिसका आप नाम भी नहीं जानते पर आप बिल्कुल उसी का अनुकरण करना चाहते हो। हम वैसे ही जी रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय मान को थोड़ा धक्का लगेगा, लेकिन मुझे कह लेने दीजिए, इंडियंस आर अमंग द लीस्ट क्रिएटिव पीपल इन द वर्ल्ड। क्योंकि क्रिएटिविटी और डर एक साथ नहीं चल सकते। हम जब विदेशों में भी जाते हैं, जो हम सक्सेस स्टोरीज वगैरह बताते हैं ना आईआईटी की, कि विदेश में गए उसको ये मिल गया वो मिल गया, वो भी ज्यादातर ऑपरेशनल रोल्स हैं, वो भी ज्यादातर मैनेजरियल रोल्स हैं, वो भी ज्यादातर रोल्स हैं जिसमें स्टेटस क्वो को बनाकर रखने का काम भारतीय लोग अच्छे से कर लेते हैं। मालिक ने बता दिया ये सिस्टम है बेटा, ऐसे ही चलना चाहिए, आप कर लोगे। मालिक ने बता दिया बेटा ये कोड है, इसको इस तरीके से लिखना है, टॉप लेवल डिजाइन पहले ही बनाया जा चुका है, अब जाकर के कोडिंग कर दो, वो कर देगा। पर कोई डिसरप्टिव इनोवेशन करने में भारतीय विदेशों में भी नहीं कहीं आते, क्योंकि भले ही वो भारत से निकल गए हों, पर भारत की भुखमरी उनके भीतर से नहीं निकली। भले वो अमेरिका पहुंच गए हों, वो अमेरिका पहुंच करके भी डिसरप्टिव नहीं हो पाते हैं। और उसका वैसे एक सुपरिणाम भी हुआ है। सुपरिणाम यह हुआ है कि भारतीय जहां भी जाते हैं मॉडल सिटीजन्स माने जाते हैं, आदर्श नागरिक। पूछो क्यों? क्योंकि कुछ भी डिसरप्ट नहीं करते, क्योंकि जहां भी जाते हैं बस कहते हैं बताओ बताओ कैसे जीना, आप जो बोलोगे। तो हाल तक दुनिया के सब देश भारतीयों को बड़े प्यार से बुला लेते थे कि आ जाओ, इनको बुला लो, ये बिल्कुल गाय है, जो बोलोगे करेगा, आवाज नहीं उठाएगा, जो नियम बनाओगे सब नियम कायदों का पालन करेगा। मुझे मालूम है मैं थोड़ा सा कैरिकेचर जैसा कुछ बना रहा हूं, मुझे मालूम है कि नुएंसेस इससे अलग हो सकती हैं, पर मोटे तौर पर जो मैं बात बोल रहा हूं वो बिल्कुल निशाने पर है, उसको समझिए। हम बहुत डरे हुए हैं, हम कुछ नया नहीं कर सकते। हमें अगर किसी ने बता दिया कि आईआईटी आकर के आपका बच्चा अब बेरोजगार नहीं मरेगा, तो हम उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे कि घुसेड़ो इसको आईआईटी में। और ये बात शायद आज से 30-40 साल पहले थोड़ी सी वैध भी रही हो, क्योंकि तब दुनिया में, भारत में रोजगार के इतने अलग अलग साधन नहीं थे, इतनी शाखाएं नहीं थी। आज तो ऐसा कुछ है भी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र में चाहो अच्छे से कमा खा सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। और साथ ही साथ एक चीज और हुई है, आईआईटी में 20,000 सीटें कर दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आईआईटी आके भी आप कमा खा लोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं जब घुसा था तो 2000 सीटें थी, 2000 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। अब 20,000 सीटें, मैं जब घुसा था तो 5 आईआईटी थी, अब 23 आईआईटी हैं। ये पक्का है ना कि जहां 20,000 लोग एंट्रेंस ले रहे हैं वहां सबके सब तो कुछ नहीं फन्ने खा निकल जाएंगे, बहुत होते हैं 20,000। पर आज भी यही है, घुस 4-4 साल कोचिंग करो, और कोचिंग वाले कुछ हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, बिग लैक्स में वसूलते हैं, बिग लैक्स में। चाहे वो आईटी की कोचिंग हो, यूपीएससी की कोचिंग हो, और कितनी सारी और कोचिंग चलती है ना सरकारी नौकरियों की, जो आपकी स्टेट सर्विसेज होती हैं और बैंकिंग सर्विसेज और सब कुछ, ये जो भी है, कैट, IIM कैट होता है, जिस भी चीज़ की कोचिंग हो, वो अब ऐसा नहीं होता कि आपका 10-20-50 हज़ार में काम हो जाएगा। 5 लाख, 10 लाख, और शायद कुछ सक्सेस गारंटी प्रोग्राम्स होते हैं जो 20-40 लाख भी मांगते हैं। कहते हैं इतना पैसा दे दो तो निश्चित रूप से हम तुम्हारे लड़के को घुसेड़ देंगे अंदर। लड़का जानबूझ के बोल रहा हूँ, लड़की के लिए कोई 40 लाख नहीं देता, देता है, दहेज में देता है। ये सब अभी गेट से बाहर चल रहा है, अभी तो गेट के अंदर भी नहीं आया, और आप कह रहे हैं कि स्ट्रेस गेट के अंदर होता है। ये सब तो गेट के बाहर चल रहा है और उसके पैदा होने से चल रहा है।
अब क्या करें? वो डर, वो खौफ हमारे चेहरे, हमारी आंखों से निकल ही नहीं रहा। हम सिर्फ ये करना जानते हैं, सबके सामने बस ये करना है। कोई मिल जाए उसके सामने रीढ़ झुका दो और हाथ ऐसे जोड़ के खड़े हो जाओ। कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारे यहां प्रचलित कोई स्थानीय स्तर का कुल देवता हो और चाहे प्लेसमेंट में आ रही कोई कंपनी हो, फर्क नहीं पड़ता। सबके सामने हम बस क्या करना जानते हैं? बहुत भारी बूट के तले रौंदा गया ये राष्ट्र, और उसकी पीड़ा से अभी भी उबर नहीं पा रहा। कहानी बहुत पीछे से शुरू हुई है। कहानी वहां से शुरू हुई है जहां से धर्म को विकृत करके लोक धर्म बनाया गया। उस विकृति की वजह से भारत को हर क्षेत्र में पराभव और पराजय झेलनी पड़ी। वही पराभव, वही पराजय, फिर भूख बन गए, महामारी बन गए, अकाल बन गए, और वही भूख, वही हार, वही चोट आज एक एक अभिभावक, एक एक मां की छाती में बैठी हुई है, और वो कहते हैं अपने बच्चे को किसी तरह बचाना है, उसको बचाने के लिए उसको आईआईटी भेज दो ना। ये जो कोचिंग नाम का फिनोमेना है, ये भारत जैसा दुनिया के किसी देश में नहीं होता। दूसरे देशों में भी होता है, उसको टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री। उसका एक साधारण सा आकार होता है, वो एक साधारण फॉर्मल सी चीज होती है। पर भारत में जो हो रहा है ये यूनिक है, ये फिनोमिनल है। और जिस शहर में पिछड़ापन और बेरोजगारी जितना ज्यादा होते हैं, वहां आप उतने ज्यादा कोचिंग के होर्डिंग पाएंगे। मैं कोचिंग को जिम्मेदार बिल्कुल नहीं ठहरा रहा हूं। कोचिंग फंडामेंटल नहीं है। अगर ये जो बीमारी है, इस बीमारी में फंडामेंटल कोचिंग नहीं है। इस बीमारी में जो फंडामेंटल है वो इतिहास है, वो बहुत पीछे तक जाता है। लेकिन क्या इतिहास की बात करके हम इस बीमारी को जस्टिफाई कर सकते हैं? पूछ रहा हूं, बोलो। हम क्या ही कह सकते हैं? हम क्या करें, हमारा तो इतिहास ही बेचारगी का है, तो इस कारण हम डरते हैं अपने बच्चों के लिए। बोलो, कर सकते हैं क्या? इतिहास जो होगा सो होगा। हम आज क्यों इतने अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं? इतिहास तो वो ना जो बीत गया, तो जो बीत गया वो बीतने क्यों नहीं देते? उसको पकड़ के ढो क्यों रहे हैं? जेनेटिकली जो भारत में बच्चा पैदा होता है वो इंफीरियर है क्या? वो वैसा ही है जैसा कहीं भी कोई और बच्चा पैदा होता है। पर उसके ऊपर चढ़ बैठोगे तो वो दब्बू, कमजोर, लालची, अंधविश्वासी सब बन ही जाएगा। फिर बोलोगे हम इंडियंस तो होते ही ऐसे हैं ना। कैसे ऐसे ही होते हैं बताओ ना? जेनेटिकली ऐसे होते हैं। जेनेटिक्स में तो कोई अंतर है नहीं। हम अपने बच्चों को दब्बू बनाते हैं, उनके अंदर तनाव डालते हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। सही बात तो यह है कि जिसका पढ़ाई से रिश्ता खेलने का हो गया, वही बड़े बड़े आविष्कार करता है। पढ़ाई और खेलकूद दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। जो पढ़ाई के अंदर खेलने लग गया वो अब आविष्कारक बन जाता है। पर हमने विभाजन कर दिया, हमने दो फाड़ बना दिए। तू खेलने नहीं जाएगा बिल्कुल, तू खेलने नहीं जाएगा बिल्कुल, खेलने नहीं जाएगा, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर। मेरी जिंदगी में भी लगभग 4 साल का समय ऐसा था जब मैं बिल्कुल नहीं खेला, क्योंकि हवाएं ऐसी थी कि दिमाग में भी नहीं आता था कि खेला जा सकता है। 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है और जेई एंट्रेंस है, ये टाइम खेलने का थोड़ी है। और मेरी फितरत स्पोर्ट्स पर्सन की है। बिल्कुल हो सकता है कि मैं खेला होता तो मैं शायद किसी खेल में निकल गया होता।
हाथ में माइक की जगह रैकेट होता। पता नहीं अच्छा होता बुरा होता, अच्छा बुरा का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं, अब पीछे की बात। लेकिन लेकिन एक 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 कन्वेयर बेल्ट है, उस पर आप डले हुए और उस पर आपको चलना है। कोई जानने पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारे भीतर उस पर चलने वाली प्रकृति है भी कि नहीं है। अब बाहरी प्रतिस्पर्धा किसी कदर झेल करके वो भीतर आ गया। स्कूल की प्रतिस्पर्धा, फिर कोचिंग इंडस्ट्री की प्रतिस्पर्धा झेल करके आ गया भीतर। चलो आ गए, अब हम गेट के अंदर आ गए हैं, बाहर की व्यवस्था से भीतर की व्यवस्था में आ गए हैं। उसने राहत की सांस ली, फाइनली आई हैव अराइव्ड। मैं कोई हूं, मेरी इतनी जेई रैंक है और मैं स्कूल का टॉपर वगैरह हूं, जो भी हूं, व्हाटएवर। अब वो यहां अंदर आता है, अपने डिपार्टमेंट में जाता है, डिपार्टमेंट में 240 लोग हैं। मेरे समय में 60 ही हुआ करते थे, अब कितने हैं? 240। और 240 के 240 उसी के जैसे हैं। समझ में आ रही है बात? दुबे जी से वो जीत कर आ गया क्योंकि वो चौबे जी है। यहां भीतर आता है तो पाता है कि यहां जितने हैं सब 26 जी हैं। उसको पहले इसी बात का खूब स्ट्रेस होता था कि ये जो कोचिंग वाले हैं इनसे कैसे कॉम्पीट करूं, जो जनरल क्राउड है उससे कैसे कॉम्पीट करूं, टॉप 1% में कैसे आऊं, जेई कैसे क्वालिफाई करूं। इसी बात का उसको बड़ा भारी स्ट्रेस था, और इतना भारी स्ट्रेस था कि सुसाइड्स हो जाती हैं। तो ये जो टॉप 1%आइलर है, बाहर किससे ये कॉम्पीट कर रहा था? जो बाकी 99% थे। अब भीतर आया है तो ये जो 1%आइल वाला है, अब ये किससे कॉम्पीट कर रहा है? जो बाकी 1%आइल वाले हैं। अब ये बैठ जाता है, अब ये ध्वस्त हो जाता है। आसमान से गिरे खजूर में अटके। क्योंकि अगर 240 लोग हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो 240 के 240 अल्ट्रा कॉम्पिटिटिव है। बहुत सारी इंटेलेक्चुअल बाधाएं पार करके यहां पर आए हैं ना। लेकिन अगर 240 लोगों का डिपार्टमेंट है तो उसमें किसी की तो रैंक 240 भी होगी ना, होनी पड़ेगी। और भीतर का जो सिस्टम है वो रूथलेस है, वो बात बात में रैंकिंग निकाल देता है। निकल गई रैंकिंग और बाहर से अंदर घुसे थे कि मैं तो कुछ हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी इतनी जेई रैंक है। और ये डिपार्टमेंटल लिस्ट लगी और इसमें तुम्हारा नाम कहां पर है? 240वें नंबर पर। कोलैप्स। 240 तो एक है, यहां पर जो 100 के बाद होगा वो भी रो पड़ेगा, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी भी लिस्ट में उसका नाम इतने नीचे आएगा, कभी नहीं सोचा होगा। क्योंकि अब ये जो डिपार्टमेंट है उसके लिए क्लासरूम की तरह है। क्लास में तो हमेशा फर्स्ट आता था, सेकंड आता था, बहुत इतना ही रहता था उसका। अब यहां पर आ रहा है तो उसका नाम सबसे नीचे या बीच में, कहीं बीच में है वो तो भी रोएगा कि मेरा नाम बीच में क्यों आ रहा है। अब ये यहां का सिस्टम है। फिर चूंकि सब के सब एक ही मिट्टी से उठकर आ रहे हैं, हमारा कोई इंटरनेशनल कॉम्पोजिशन तो है नहीं, जैसे जो विदेशी यूनिवर्सिटीज होती हैं ना, उसमें बहुत डाइवर्स मिक्सिंग होती है, अलग अलग नेशनैलिटीज होती हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं तो उसमें अलग अलग उम्र के लोग भी होते हैं। यहां पर क्या होता है कि सब एक ही जैसी इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से उठकर आ जाते हैं। जो एक की कंडीशनिंग है वही दूसरे की है, और जो आपकी कंडीशनिंग है वही आपके सीनियर बैच की है, और उनकी उनसे सीनियर, उनकी उनसे सीनियर ले जाके फिर से हम हिस्ट्री में पहुंच गए। तो जो संदेश आता है वो यही आता है, भाई जान लगा दे, देख ले, यही 4 साल है, तूने फोड़ दिया तो फोड़ दिया, लाइफ सेट हो जाएगी। यही 4 साल है। अब वो 4 साल में फोड़ने निकलता है, वो कितनी भी जान लगा ले, 240 की लिस्ट में
कुछ पक्का नहीं है उसका नाम कहां पर आएगा, कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि ये 240 के 240 पुराने शिकारी हैं। अब वो क्या करेगा, वो क्या करेगा? फिर वो जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होना चाहेगा वो उतना ज्यादा को करिकुलर्स को इग्नोर करेगा। और को करिकुलर्स के लिए बहुत व्यवस्था है, खेलने के मैदान है, बहुत अच्छा कैंपस है, पर आप जितना उस पर प्रेशर बनाओगे परफॉर्मेंस और प्लेसमेंट का, वो को करिकुलर से उतना दूर होता जाएगा। कई बार तो यहां तक होता है कि एक ही परिवार है, दो भाई है, मेरे भी बैच में था, मैंने देखा हुआ है, जो बड़ा भाई है वो हाई अचीवर है, कंप्यूटर साइंस में है, किसी प्रीवियस बैच का है और अच्छी स्कॉलरशिप लेकर के किसी यूएस यूनिव में पहुंच गया है और ये कर रहा है वो कर रहा है। और फिर छोटा भाई है वो थोड़ा मस्त मलंग है, वो आया है, और उस पर पीयर प्रेशर क्या बनेगा, उस पर तो फैमिली प्रेशर बन रहा है कि तू, तेरा भाई तो जब था तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में इतनी आई थी एसजीपीए, तेरी कितनी आई है? तेरा भाई इतना बड़ा पैकेज लेके निकला, तू क्या कर रहा है? तेरा तो डिपार्टमेंट भी नीचे वाला है, तू क्या कर रहा है? तू बेकार है बिल्कुल। समझ में आ रही है बात? हम चाहते हैं कि हम बाहरी भीतरी व्यवस्थाएं वैसे ही रखते हुए सारा दोष स्टूडेंट में निकाल दें। हम ये नहीं कहते कि दोषी है, पर हम ऐसे कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज इन द स्टूडेंट और द स्टूडेंट इज प्रॉब्लम्ड, ऐसे कह देते हैं। स्टूडेंट एक क्लोज्ड सिस्टम नहीं है ना, स्टूडेंट एक ओपन सिस्टम है, इंटरैक्टिंग कॉन्टिन्यूअसली विद द यूनिवर्स। और उसका यूनिवर्स भी बड़ा लोकलाइज्ड है बेचारे का। यूनिवर्स उसका क्या होता है, फोन पे 5-7 उसके नंबर हैं, वही यूनिवर्स है उसका। मम्मी का नंबर, पापा का नंबर, बड़े भैया का नंबर, इसका नंबर, उसका नंबर, यही उसका यूनिवर्स है। और साथ में जो पीयर ग्रुप है, यही उसका यूनिवर्स है। बात आ रही है समझ में? साइकोलॉजिकली ये बात गलत है, वो तो अपनी जगह ही है। इस तरह के व्यवहार का अब कोई इकोनॉमिक रेशनेल भी नहीं है। आईआईटी में घुसना कोई उतनी नहीं बड़ी बात रह गई, ना उतना जरूरी रह गया है ढंग की जिंदगी जीने के लिए, कमाने खाने के लिए। कहीं भी घुसना नहीं जरूरी है। मूल सिद्धांत यह है, एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि अगर तुम सचमुच कुछ ऐसा कर रहे हो जो क्रिएटिव है, तो उससे तुम्हें ही नहीं दूसरों को भी फायदा होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी सबके दिल को अच्छी लगती है। और अगर दूसरों को फायदा होगा तो दूसरे तुम्हें कुछ पैसे भी दे देंगे, तू भूखा नहीं मरेगा। क्रिएटिव होकर के कोई भूखा नहीं मरता। आ रही बात समझ में? जब तक कैंपस के भीतर एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही जो प्राइम वेटेज दी जाती है, उसको डिफ्यूज नहीं करेंगे, तब तक स्ट्रेस बना रहेगा। जब तक हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये सोचते रहेंगे कि यहां टेक्नोलॉजी ही पढ़ाई जाएगी, तब तक ये टेंशन बना रहेगा। सेकेंड स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं हो सकती? डबल मेजरिंग क्यों नहीं हो सकती? किसी बच्चे को उसके दिल की नहीं सुनने दी गई,
उस पर दबाव डाला गया, उस दबाव के चलते वो जेई क्लियर करके किसी कदर कैंपस में आ भी गया, तो अब कैंपस उसको दिली जिंदगी जीने का दोबारा मौका क्यों नहीं देता? कैंपस क्यों नहीं बोलता कि ठीक है यार, तू सिविल इंजीनियरिंग और सोशियोलॉजी दोनों में पैरेलल मेजर कर सकता है, कर ले। अब उसका टेंशन डिफ्यूज होगा ना। और आईआईटी जैसे संस्थान निश्चित रूप से ये कर सकते हैं। ये डबल मेजर नहीं हो सकता तो कम से कम माइनर स्पेशलाइजेशन दे दो। लगभग 180-190 क्रेडिट होते हैं जो आपको 4 साल में बीटेक प्रोग्राम में करने होते हैं। हम क्यों नहीं उसमें से 40-50 क्रेडिट आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को डिवोट कर सकते, या कि क्रेडिट बढ़ा दो, 20 क्रेडिट बढ़ा दो, लेकिन 20 क्रेडिट बढ़ाने के बाद 50 क्रेडिट कुल मिला करके, अभी हम 16 क्रेडिट देते हैं, ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज कोर्सेज होते हैं, 4 सेमेस्टर्स में होते हैं, 4-4 क्रेडिट के 16 क्रेडिट देते हैं। इस 16 को बढ़ा करके 40 या 50 कर दो, फिर देखो कैंपस में स्ट्रेस लेवल कितना कम होता है। और स्टूडेंट्स को चॉइस के द्वारा एम्पावर करो कि वो एक वाइड वैरायटी में से अपने लिए ऑप्शनल कोर्सेज चुन सकें। हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, जो कुछ भी दुनिया में होता है। क्योंकि इनोवेशन के फ्रंटियर अक्सर इंटरसेक्शनल होते हैं। वो ऐसी जगह होगी उदाहरण के लिए कि जहां न्यूरोसाइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मिल रही होगी, जहां न्यूरोसाइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंटरसेक्ट कर रही होगी, उस जगह पर एक जबरदस्त इनोवेशन होगा। उदाहरण के लिए आपको एक आर्टिफिशियल आर्म बनानी है, तो उसके लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए और न्यूरोसाइंस चाहिए। क्यों नहीं हम ऐसे स्टूडेंट्स पैदा कर सकते जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसने माइनर कर रखा है न्यूरोसाइंस में? देश की हालत खराब है क्योंकि लोग भीतर से उथले होते जा रहे हैं। हम अलग अलग तरह की फिलॉसफीज के ऑप्शंस क्यों नहीं दे सकते स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए? हम टेंशन की बात कर रहे हैं, टेंशन साइकोलॉजी के दायरे में आता है। हम कैंपस के भीतर साइकोलॉजी के कोर्सेज ही क्यों नहीं फ्लोट कर देते? यही कमी देख करके 2006 में अद्वैत लाइफ एजुकेशन शुरू करी थी मैंने, और वो करिकुलम बना करके जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हो सकते थे उनके पास गया था, ये कहकर कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें ये नहीं है, मुझे पढ़ाने दो। आईआईटी दिल्ली में भी मुझे मौका मिला था 2011-12 में, 2 सेमेस्टर तक पढ़ाया, उसके बाद वो चीज़ बंद हो गई। और जो मैं बात कह रहा था उससे कोई इंस्टीट्यूशन इनकार नहीं कर पाता था। हाँ, उनको समझ में आ जाता था कि ये चीज़ अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो कमी रह जा रही है, बड़ी कमी, अ बिग होल। लेकिन फिर कभी लॉजिस्टिक्स आड़े आ जाता था, कभी कंसेंसस आड़े आ जाता था, कभी अलग अलग स्टेक होल्डर कॉन्स्टिट्यूएंसीज आड़े आ जाती थी। पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहा है, डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं टाइम कहाँ से निकालें, वी आर ऑलरेडी चोक्ड। बाहर की व्यवस्था हम नहीं भी बदल सकते, तो भीतर तो हम उसको कह सकते हैं ना कि तू यहां आ गया है, जैसे भी आया है, नाउ रिलैक्स एंड ब्रीथ, खुल के सांस ले। हम स्पोर्ट्स में भी क्रेडिट्स क्यों नहीं दे सकते, पूछ रहा हूं। कोई अगर अलग अलग तरह की कॉम्पिटिशन्स हैं, उसमें वो सचमुच परफॉर्म करके दिखा देता है कि मैं कर सकता हूं, मान लीजिए इंटर आईआईटी में इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट्स होती हैं, उसको इस बात के लिए भी क्रेडिट्स क्यों नहीं मिल सकते? ड्रामेटिक्स, इलोक्यूशन, क्यों नहीं उसको क्रेडिट दिए जा सकते इस बात के? हाउ कैन यू हैव टेक्नोलॉजी without empowering the user of the technology?
मैं भी 4 साल कैंपस में था, लटकाड़ दिया था कि जहां कहीं भी को करिकुलर्स कुछ भी हो रहा होगा जाऊंगा जरूर, लेकिन मुझे फिर क्लास मिस करके जाना पड़ता था। सिस्टम के खिलाफ जाकर जाना पड़ता था। डिबेटिंग, एक्सटेम्परी, ड्रामेटिक्स, पोएट्री, हर चीज में जाकर के हिस्सा लिया, लेकिन फिर उसी कीमत भी चुकानी पड़ी कि आप वहां पर सब कुछ करके आओ, रात में देर से आओ, और उसके बाद कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सिस्टम इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है कि इस लड़के ने जेन्युइनली अपना क्रिएटिव टाइम कहीं पर लगाया है। सिस्टम के लिए मैं एक एब्सेंटी हूं कि ये तो क्लास छोड़ के कहीं और गायब था। और अगर मैं बाहर जाकर के वो सब नहीं कर रहा होता जो मैंने यहां के 4 सालों में करा, तो शायद जैसे मैं आपके सामने अभी माइक लेके खड़ा हूं ऐसे खड़ा भी नहीं रह पाता। इतना महत्व होता है होलिस्टिक एजुकेशन का, डाइवर्सिफाइड लर्निंग का। समझ में आ रही है बात? ये इतना स्ट्रेस विदेशी कैंपसेस में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ना वहां पर पेरेंट्स कह रहे हैं कि तू भूखा मरेगा इसलिए बीटेक कर, और ना वहां पर कैंपस आपको एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में पुश कर रहा है। एक जो बहुत बड़ा अंतर होता है इंडियन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस और बाहर होता है, द शेयर नंबर ऑफ इलेक्टिव ऑप्शनल्स। वहां आप सब कुछ चुनते ही हो, कुछ कोर कोर्सेज हैं, उसके अलावा सब आप चुनते हो, और सैकड़ों कोर्सेज होते हैं, इसमें से ये चुनना, ये चुनो, ये चुनना। अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना लो, जो तुम पढ़ना चाहते हो, तुम बताओ तुम क्या पढ़ना चाहते हो, कर लो एनरोल। जाहिर है कि अब स्ट्रेस लेवल्स कम रहेंगे। बस सुनने में बहुत दूर की बात लगेगी, पर मैं पूछ रहा हूं, हमारे जो डांस फॉर्म्स हैं क्या वो लर्निंग में नहीं आते हैं? एक 2 क्रेडिट का कोर्स इसी बात का नहीं हो सकता है कि जिंदगी भर तो वो रट्टा ही मारता रहा, बोर्ड की तैयारी करता रहा, जेई की तैयारी करता रहा, अब वो यहां आया है तो उसको जी लेने दो, वो कुछ सीखना चाहता है, कथक, कुचिपुड़ी, सालसा, कुछ भी, वो भी एक कोर्स है कैंपस के अंदर। क्यों नहीं हो सकता ये? म्यूजिक के ऑप्शनल्स क्यों नहीं हो सकते? यूनिवर्सिटी का और क्या मतलब होता है, विश्वविद्यालय का और क्या मतलब होता है? हम भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, तो विश्वविद्यालय का क्या मतलब होता है? होलिस्टिक एजुकेशन। पूरी दुनिया के छात्रों का स्वागत है और पूरी दुनिया के विषय यहां पढ़ाए जाएंगे, तब हम कहते हैं विश्वविद्यालय। फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज क्यों नहीं हो सकते? और मुझे पता है कि कुछ हद तक उस दिशा में प्रयास हो भी रहा है। जितने डाइवर्स ऑप्शंस हमें उपलब्ध थे, आज के स्टूडेंट्स को उससे कहीं ज्यादा उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेस लेवल्स हैं तो इसका मतलब बहुत कुछ और किया जाना बाकी है। थैंक यू आचार्य जी। ये तमन्ना लेकर के मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन चाहता यही था कि एक ऐसी जगह हो जिसको एक कोण से देखो तो कहो मंदिर है और दूसरे कोण से देखो तो कहो विश्वविद्यालय। बनाना चाहता था। ताली की कोई बात नहीं है, अफसोस की बात है, कोई कभी बनेगा नहीं, नहीं हो पाएगा।
पूछ रहे हैं क्यों, छोड़ो। सोचो कैसा कैसा होता वो संस्थान, कुछ नाम देते उसको, मध्वायत संस्थान, जहां आप सुबह कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो और शाम को उपनिषद। सोचो कैसा होता। वही बनाना चाहता था। बनेगा नहीं शायद।